ओके, तो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होता है? बेसिकली कार्बन के मॉलिक्यूल जो ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करते हो। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपके एग्जाम में आएगा एटीपी, एडीपी और एएमपी। इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? एटीपी के पास होती है। 3 फॉस्फेट है। हाँ, बहुत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे एडीपी पे, उसके बाद एएमपी पे। एएमपी टूटता नहीं है, एएमपी ही रहता है। अगर तोड़ना है तो या तो टूटेगा एटीपी या टूटेगा एडीपी। एएमपी को अब मत तोड़ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर जरा बात करते हैं। सबसे पहला टाइप यहाँ पर आता है। मैंने आपसे कहा था रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। वन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हम जरा बात करने वाले हैं आज इस लेक्चर में एरोबिक रेस्पिरेशन की। मैंने आपसे बोला था एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एरोबिक। अब जरा इस प्रोसेस को शुरू से समझते हैं। हमारा रेस्पिरेशन हमारे डाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। अरे सर ये क्या बात कर रहे हो? हमारा खाने का प्रोसेस सांस लेने के प्रोसेस से कैसे कनेक्टेड है? अरे पूरी तरह जुड़ा हुआ भाई। देखो, जुड़ा मेरा कैसे मतलब है, जो आप खाना खा रहे हो वो आपके स्टमक में जाता है, नंबर 1 पॉइंट। स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, नंबर 2। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? आपके ब्लड में जाता है। एक मैं इमेज ही निकाल लेता हूँ। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि हमारा डाइजेशन हमारे रेस्पिरेशन से पूरा कनेक्टेड है। हम जो भी खाना खाते हैं वो सारा का सारा खाना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारा कहाँ आता है? स्टमक में आता है। फिर स्टमक से हमारा सारा का सारा फूड जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। सवाल है, आपने जो खाना खाया था वो खाया था आपने एक रोटी, यस और नो, है ना? रोटी में क्या होता है? रोटी में शुगर प्रेजेंट होता है। तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? शुगर। लेकिन शुगर कैसे होता है? शुगर ऐसे होता है। शुगर 1 2 3 4 मल्टीपल शुगर की जो यूनिट्स हैं वो आपस में क्या होती हैं? कनेक्टेड होती है। याद है ना मैंने क्या बोला था? डाइजेशन में क्या करना होता है? डाइजेशन में बहुत बड़ी सी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। ये डाइजेशन का मेन रूल था। तो ये जब हमारे स्टमक में गया तो ये ऐसा था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते ये कैसा हो गया? ये टूट के बिखर गया। जैसे मोतियों की माला जो होती है, जब वो टूटती है तो मोती बिखर जाते हैं, है ना? तो वैसे ही मान लीजिए शुगर जो था रोटी में रोटी में मोतियों की माला थी, लेकिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते वो माला टूट गई और सिंगल यूनिट में कन्वर्ट होगी। इस सिंगल यूनिट का नाम क्या था? ग्लूकोज। हाँ गे ना? ठीक है, चलो। यानी रोटी को ब्रेक करके बॉडी ने क्या बनाया? ग्लूकोज, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। सवाल यहां आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहां जाता है? फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स निकलती हैं। मान लीजिए मैं यहां पर आपके सामने दिखा देता हूं। लेट्स सपोज ये ब्लड वेसल है, ठीक है? इसमें खून ट्रेवल कर रहा है। तो जो भी फूड आप खा रहे हो ये सारा फूड आपके ब्लड में जाता है। कहां जाता है? आपके ब्लड में। अब सवाल है ब्लड कहां लेके जाएगा? क्वेश्चन यहां आता है, आपने खाना क्यों खाया? क्योंकि आपकी बॉडी को चाहिए होगा। सर किसको चाहिए होगा? सर से लेके पांव तक। जैसे एक कंपनी के अंदर अगर मान लीजिए 4000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हर एक को अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को पैसा नहीं दिया तो उसका घर नहीं चलेगा, तो वो काम भी करने नहीं आएगा। काम नहीं करेगा तो आपकी कंपनी बंद होने के चांस बढ़ जाए। यानी अगर आपने हर एम्प्लॉय को समय समय पर सैलरी दी, उनका घर चलेगा। अगर उनका घर चलेगा तो वो काम करेंगे, हाँ कि ना? हमारी बॉडी के एम्प्लॉय क्या? हमारे बॉडी के सेल्स। हमें यहाँ सैलरी नहीं, उन्हें टाइम टू टाइम क्या देना है? खाना देते रहना है। मान के चलो इस समय मेरे किडनी के सेल्स कह रहे हैं कि उन्हें खाना चाहिए। उनको खाना जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो अपना काम करेंगे। तो मेरी बॉडी तुरंत क्या करेगी? फटाक से ब्लड में खाना भेजेगी और ब्लड को आदेश देगी, कहां जाओ? पहले किडनी के पास जाओ, उसे खाना चाहिए। फिर ये जो ब्लड है, मान लीजिए कहां जाएगा? ये ब्लड सीधा फिर किडनी के पास जाएगा, यस और नो? ये किडनी के पास जाएगा और किडनी से बोलेगा, भाई देख हम अनलिमिटेड खाना ला रखे हैं, तुझे जितना चाहिए निकाल ले, जितना चाहिए निकाल ले, कोई मना नहीं कर रहे। किडनी अपने हिसाब से खाना निकाल लेगा। किडनी को खाना मिल गया, किडनी खाना मिला तो किडनी अपना काम कर रही है। अगले थोड़ी देर में आवाज आया, लीवर कह रहा है मेरे को भी खाना दो। अब यही जो ब्लड है, अगर खाना बच गया इस ब्लड में, सारा नहीं लिया किडनी ने, तो यही ब्लड कहां जाएगा? मान लीजिए अब जाएगा लीवर के पास। लीवर को चाहिए भाई, लीवर ने सारा खाना ले लिया, खाने कमी हो गई,
तुरंत क्या होगा, तुरंत फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ आएगा, फिर से ब्लड में आएगा। भाई बॉडी को चाहिए ना। सवाल ये है चाहे किडनी को खाना चाहिए या लिवर को चाहिए, किडनी और लिवर बेसिकली खाने का मेरा मतलब वहां पर क्या है, अब ग्लूकोज। ये किडनी और लिवर ग्लूकोज लेके कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन यहां आ रहा है। तो सुनो क्या हो रहा है। तो इमेजिन करो कि ये हमने बनाया है एक सेल, मान लेते, ठीक है, ये एक सेल है, ये मैं एक लीवर का सेल मान लूं। आप अपनी बॉडी को कोई भी सेल मान सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप लीवर का ही सेल मानो। सो इट्स अ लीवर सेल, क्योंकि जैसा लीवर के सेल में चलेगा वैसा पूरी बॉडी के सेल में चलता है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं आता। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड देवता आए हैं, कौन आए हैं, ब्लड देवता, ये क्या लेकर आए, ढेर सारा ग्लूकोज लेकर आए। ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है अभी, ये आएगा लीवर से, बोले ले भाई ग्लूकोज ले। तो जब ब्लड से ग्लूकोज लिवर में आ जाएगा तो ग्लूकोज जो होती है वो बेसिकली एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद हो तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज में C6 का मतलब क्या है, 6 कार्बन है, H12 का मतलब 12 हाइड्रोजन है, एंड O6 का मतलब 6 ऑक्सीजन है। इसका मतलब पूरे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, यानी ग्लूकोज कहाँ आया, सेल में आया, यस और नो। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, हाँ कि ना, ठीक है, ओके। सेल कह रहा है मेरे को एनर्जी बनाने खाना मिल गया। आप मुझे बताओ, अगर हम अपनी गाड़ी को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या गाड़ी चलेगी हमारी, क्यों नहीं चलेगी? नहीं, ग्रेविटी का तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, ऑक्सीजन नहीं है सर, ये क्या लॉजिक है? अरे ये बताओ कि अगर मैं इस रूम की सारी हवा निकाल दूं, आप यहाँ पे आग नहीं लगा सकते। आग को लगने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मानते इस चीज को, ऑक्सीजन चाहिए होता आग लगने के लिए। अब चंद्रमा पर तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वहां तो कोई गैस ही नहीं है, वहां ना ऑक्सीजन है ना कार्बन डाइऑक्साइड है। जब वहां ऑक्सीजन नहीं है, आपकी गाड़ी चलती कैसे? आपकी गाड़ी में फ्यूल होता है जो एक तरफ से हवा लेता है, एक तरफ से फ्यूल आता है इंजन में, और जब फ्यूल और जो ऑक्सीजन दोनों, जब एयर आती है तो यहाँ पर स्पार्क प्लग होता है गाड़ी में। क्या होता है? स्पार्क प्लग जो लगा होता है, स्पार्क प्लग चिंगारी पैदा करता है। अब चिंगारी के सामने पेट्रोल है, चिंगारी को मिल गया ऑक्सीजन, धमाका होगा नहीं हो गाड़ी में, तुरंत धमाका होगा। उस धमाके से पिस्टन आगे भागता है, जब पिस्टन आगे भागता है तो गाड़ी का टायर भी घूमने लग जाता है। यानी कि फ्यूल को जलने के लिए फ्यूल भी चाहिए और ऑक्सीजन दोनों चाहिए होती है। अगर मान लीजिए स्पार्क प्लग है, वो चिंगारी पैदा कर रहा है, फ्यूल आ रहा है लेकिन एयर नहीं आ रही, क्या बिना एयर के फ्यूल जल सकता है? इसीलिए जहां पर एयर नहीं वहां पे गाड़ी नहीं चल सकती। इसीलिए काफ़ी ऊंचाइयों वाली जगहों में जहां पर हवा में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, वहाँ पर गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से चलती हैं। फिर वहाँ का गाड़ी को वहाँ पे अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, कम एयर के साथ चलने के लिए। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब गाड़ी को चलना होता है या फ्यूल को जलना होता है तो फ्यूल को ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर मेरे सेल के लिए ग्लूकोज एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है, सेल मेरी एक गाड़ी है और गाड़ी को आगे चलना है, तो उसे इस फ्यूल को जलाना पड़ेगा। लेकिन ग्लूकोज को जलाकर, बेसिकली ग्लूकोज को तोड़ के हमें क्या पैदा करनी, ढेर सारी एटीपी पैदा करने। भाई हमें सेल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एटीपी, हाँ के ना। अब ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी पैदा करने के लिए यहां पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन कहां से आती है आपके, ये आती है आपके फेफड़ों से। कहां से आती है? यानी आपके लंग्स से ये निकलकर सामने आता है। आप इमेजिन कर लीजिए, अगर कोई इंसान सांस नहीं ले रहा तो उसके सेल में खाना तो पहुंच रहा है लेकिन एयर नहीं जा रही। अब बिना एयर की वजह से उसका ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। अब सेल में एनर्जी ना हो पाने की वजह से सेल काम नहीं कर पा रहा, और सेल काम नहीं करेगा तो सेल की डेथ। एक सेल की डेथ, दूसरे सेल की डेथ, तीसरे की, चौथे की। जब ऑर्गन के सारे सेल काम करना बंद कर देंगे तो ऑर्गन की डेथ। अब अगर लीवर ने काम करना बंद कर दिया तो लीवर अगर 10 काम संभालता होगा बॉडी में, 10 में प्रॉब्लम आएगी। अब उस 10 से एक अलग ऑर्गन फेल होगा, इन 2 से तीसरा फेल होगा, तीसरे से चौथा फेल होगा, ऐसे करते करते पूरी बॉडी जो है कि सारे ऑर्गन फेल होंगे, इंसान की डेथ। यानी एक सेल को दोनों चाहिए होता है, फ्यूल भी देना पड़ता है और
ऑक्सीजन भी, यानी आप सांस नहीं लोगे तो भी मरोगे, खाना नहीं खाओगे तो भी। अच्छा, लेकिन एक कमाल की बात सुनो, बॉडी में एक्स्ट्रा खाना बॉडी इकट्ठा कर लेती है। बॉडी को 2 रोटी की रिक्वायरमेंट, आपने 10 खा ली तो बॉडी ने 8 रोटी का ग्लूकोज लिवर, कहीं बॉडी में लिवर में इकट्ठा कर लेती है। कहाँ इकट्ठा कर लेती है? लिवर एक लौता ऑर्गन है बॉडी में जो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा शुगर इकट्ठा कर लेता है, सिर्फ लिवर करता, कोई और नहीं करता, डोंट वरी। तो कल को मान लो आप खाना नहीं भी खा रहे तो लिवर में जो एक्स्ट्रा आपने भरा था वो निकल के वापस आ जाएगा ब्लड में, यही होगा ना। लेकिन क्या बॉडी में हम ऑक्सीजन स्टोर करते हैं? हमारी बॉडी में एयर स्टोर नहीं होती। इसीलिए आप अगर 4 दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने जो पहले का फालतू खा रखा है ना वो आपको अभी मिलता रहेगा। लेकिन एयर तो हम स्टोर ही नहीं करते। अगर आपने एयर नहीं ली 1 सेकंड भी तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसमें से हम, ये वाला हमारा फैक्टर है। अभी हम बेसिकली इस फैक्टर को पढ़ेंगे। तो चलो अब मैं बताता हूं आपको क्या क्या होता है प्रोसेस के अंदर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये रहा एरोबिक, सो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो आपके पास एक ग्लूकोज होता है जो कि जिसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन। देखो मैं 6C लिख रहा हूं, यानी 6 कार्बन। सबसे पहले बॉडी इसको ब्रेक करती है, पता है किसमें? एक नए कंपाउंड में जिसको पायरुवेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? और ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। क्या? पायरुवेट। कई बुक में इसको पायरुविक एसिड भी लिखा जाता है। दोनों ठीक है, गलत कोई सा भी नहीं है। इसको पायरुविक एसिड लिखो या पायरुवेट लिखो, दोनों ही कितने कार्बन के हैं? 3। अब मुझे थोड़ा सा हिसाब बताओ, हिसाब किताब लगाओ। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में टूटता है जिसका नाम है पायरुविक एसिड और 3 कार्बन का है। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 बनेंगे। क्यों हिसाब किताब नहीं आता? पहले 6 कार्बन थे, अब ये दोनों एक ही है, 2 अलग अलग नहीं है, एक ही के 2 नाम है। तो बेसिकली 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बने। ऐसे 2 बनने चाहिए ना, 3 दूनी 6, 6 कार्बन 6, तभी तो बैलेंस होगा भाई। 6 कार्बन टूटने के बाद तो 6 रहना चाहिए ना, हाँ कि ना भाई? 1 किलो है, 1 किलो को जब 2 में इक्वल हाफ करोगे तो मिलाकर 1 बनना चाहिए ना वापस से। अगर आपने 1 किलो को तोड़ा, आधा किलो तो मिलाकर 1 बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? सेम यहाँ सोचो, 6 कार्बन का ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये टूटता है 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में, पायरुवेट में। तो ऐसे 3 कार्बन का एक और बनना चाहिए, तभी तो 6 और 6 बैलेंस होगा। पता लगा बैलेंसिंग यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? आप चाहो तो यहाँ पे नाम अभी आप छोड़ दो, क्योंकि आप इसको 2 लोग चल रहे हो, दिक्कत ये है। अब आप ऐसे लेके चलो कि 3 कार्बन है, इसके कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए? 2 मॉलिक्यूल, तभी 3 दूनी 6 और 6, यानी 6 और 6 बैलेंस। यानी टूटने से पहले भी 6, टूटने के बाद भी 6। लेकिन टूटने के बाद 6 कैसे हो गए? 3 की फॉर्म में हो गए 2। और इस स्टेप का नाम जानते हो क्या रखा गया? इस स्टेप का नाम है, इस स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। शुगर के टूटने को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपके सेल के अंदर? ग्लूकोज को पायरुविक एसिड या पायरुवेट में तोड़ा जाएगा और पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 अबे कौन सी मैस लगाता है। अब सुनो इसके बाद क्या होगा। इसके बाद अब क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक बात और सुनना, आपको सेल का साइटोप्लाज्म याद है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक सेल में सबसे पहले बाहर की बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। फिर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो सेल का बॉस, यानी सेल हमेशा न्यूक्लियस के कहने पे काम करता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड काइंड ऑफ चीज प्रेजेंट होती है। सेल के मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली खाई है आपने, बिल्कुल वैसी जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लिक्विड मान लीजिए काइंड ऑफ। ये जो लिक्विड प्रेजेंट है ना, ये पूरा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइटोप्लाज्म।
तो सेल के यानी jelly like fluid present in between cell membrane and nucleus, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है सेल का, बस एक लिक्विड चारों तरफ से तैर रहा होता है। इन लिक्विड में बहुत सारे आपने पढ़े होंगे सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, पढ़े? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वो सब इसी में तो पाए जाते हैं, ऐसे तैर रहे होते हैं काइंड ऑफ, मान के चलो। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसकी लोकेशन भी याद रखना, ये होती कहाँ है सेल में? इसकी लोकेशन है, गैस करो, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? बोलना शुगर के टूटने को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। बोलना पूछेगा शुगर के टूटने के बाद क्या बनता है? बोलना आसान है, पायरुविक एसिड बनता है। फिर पूछेगा पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के? 2 बनेंगे। भाई बेसिक सी मैथ लगाता हूँ, बताता हूँ मैं। अगर मान लो एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है और वो टूटा एक 3 कार्बन के कंपाउंड में, हाँ कि ना? तो 6 में से 3 कार्बन तो हो गया, अगला 3 कार्बन कहाँ है? वो भी तो सेम बनाएगा। सो दैट्स वाई कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ओके, अगली कहानी, यानी यहां पर 6 कार्बन का ग्लूकोज 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट। अब क्या होगा? आपको याद है सेल में एक पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। याद है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसको शॉर्ट में समझो ऐसे, हमारे जैसे पूरे मोहल्ले में बिजली एक ट्रांसफार्मर से, एक पावर स्टेशन से हमारे पास बिजली आती है। तो मान लेते हैं हमारा पावर स्टेशन मान लीजिए सेक्टर 7 है, वहाँ से बिजली पैदा होती है और वहाँ से हमारे पास आती है, पैदा नहीं, वहाँ से ट्रांसफर होकर हमारे पास आती है। तो अगर वहाँ पर कुछ भी हुआ तो पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाएगी। तो वो हमारा क्या हो गया? पावर स्टेशन। पावर स्टेशन जहाँ से क्या आती है? हमें बिजली आती है। सेल भी एक घर की तरह होता है। 6 कार्बन का एक ग्लूकोज है हमारे पास, वो पहले टूटता है 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में, अल्टी 3 दूनी 6, यानी 6 और 6 बैलेंस है। यस और नो? हमें बैलेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखना है कि यस और नो नंबर कम ज़्यादा ना हो जाए। ये वाला स्टेप कहाँ हुआ? साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, ठीक है। फिर हमारा आता है पायरुवेट। अब पायरुवेट टूटा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। हालांकि कितने? 3 दूनी 6, 6 कार्बन है ना। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां भी 6 आना चाहिए। देख लो, जब 6 सीटों मतलब क्या है? कार्बन पे नीचे क्या लिखा? 1 1 6 जस्ट 6, 6 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन कितने जाएंगे? 6 दूनी 12, यानी 12 ये, और फिर 6 यहाँ पे लिख देना आप। मतलब अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस भी कर सकते हो, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं। काम करो, 6 यहाँ लिख दो और 6 यहाँ लिख दो, बैलेंस हो जाएगा। ओके, फिर अब यहां पे देखो क्या मिला? 38 और 36 एटीपी। ये आपके एग्जाम में आएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी निकलती है? बोलना 38 ये /36 एटीपी निकलती है, ठीक है। मतलब आप एक ग्लूकोज सेल को दोगे, सेल 38 एटीपी बनाएगा। 2 ग्लूकोज दोगे तो कितना बनाएगा? 76 एटीपी, ठीक है। 3 दोगे तो और ज्यादा, 4 5। आपके एग्जाम में सोचो यही क्वेश्चन आ गया, अगर 10 ग्लूकोज का यूज कर रहे हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन, बताइए कितनी एटीपी बनेगी? तो 380 बनेगी या 360 बनेगी? ये दोनों लिख कर आने आपको। 36 लेना, 38 भी लिखना है। थोड़ी कहानी इसकी आपको समझ में अभी नहीं आएगी, वो 11th में आएगी अगर आप मेडिकल लोगे, मालूम पड़ेगा ये खिचड़ी 38 36 की है कि यहाँ। सो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या ये क्लियर है? पक्का? अब हम अगले वाले पे रेस्पिरेशन के बारे में। सो एन एरोबिक, हाँ, इसमें बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को ब्रेक किया जाएगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो इसमें 2 टाइप आते हैं। मौलिक वाला ये देखने को मिलता है इन ईस्ट। ईस्ट बता दूं, एक फंगस होता है, बिल्कुल आटे की तरह दिखता है ये आपको, जब दिखेगा। जब हम आटे को ज्यादा देर तक रखें तो फूल सा जाता है उसमें, उसको कहते हैं? नहीं,
इसमें एग्जांपल्स हम आते हैं। देखो पहले क्या होता है, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आएगा, बताइए फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है। तो आपको लिखना है anaerobic breakdown of sugar will be known as fermentation। यानी अगर बिना एयर के आप शुगर को तोड़ोगे, इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। एयर नहीं यूज करनी रत्ती भर भी। अब पहला है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का पहला प्रोसेस सुनिए क्या होता है। सबसे पहले इसमें वही 6 कार्बन का ग्लूकोज तो अपना आएगा भाई, वो तो अपना शुरू का बॉस है ही, उसको तो हम चेंज कर सकते ही नहीं है। अब ये ग्लूकोज भाई साहब उसी में टूटेंगे जैसे टूट रहे थे। किसमें? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। कितने कार्बन? 3। गेम चेंज होती है यहां से। अगर ऑक्सीजन दे दोगे पायरुविक एसिड को तो जैसा हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था वैसा होगा, और अगर नहीं दी तो ये भाई साहब ब्रेक हो जाते हैं एक नए कंपाउंड में C2H5OH, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करते हैं। मैं आपको बता दूं इस कंपाउंड का जो नाम है, इस कंपाउंड को अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल जिसका केमिस्ट्री में नाम है इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। इथेनॉल बेसिकली दारू को बोलते हैं। केमिस्ट्री में दारू का नाम क्या है? इथेनॉल है। इसको अल्कोहल जनरल भाषा में कहते हैं, बट इन केमिस्ट्री हम क्या बोलते हैं? इथेनॉल। तो यहां पर ये समझो कि क्योंकि देखो यहां पे ब्रेकडाउन तो बिना शुगर के, बिना ऑक्सीजन के हुआ है, तो एक चीज तो क्लियर है सर, क्यों अभी आपने पढ़ाया है अगर बिना एयर के कोई चीज टूटेगी तो हम क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। यानी ये चीज फर्मेंटेशन तो है ही, लेकिन क्योंकि इसमें अल्कोहल बना है इसीलिए नाम क्या हो गया? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बताता हूं दारू कैसे बनती है। दारू बनाने के लिए कंपनी क्या करती है, ऐसे बड़े बड़े टैंक्स का, ऐसे मैंने बहुत छोटा देखा है, ये टैंक बहुत बड़े होते हैं, मतलब इस रूम से बड़े टैंक होते हैं। इन टैंक्स के अंदर क्या करते हैं, पहले एक शुगर डाल देते हैं। क्या डालते हैं? शुगर तो जरूरी है ही, और उस शुगर मान लीजिए गन्ने का जूस हो गया या कोई भी शुगर का सोर्स हो गया, तो मैं सबसे सस्ती दारू बनती है गन्ने के जूस से बनती है। ठीक है, मान लो आपने यह अंगूर ले लिया, तो अंगूर को पीस के डाल लिया, जूस बना के डाल दिया, तो अंगूर में अच्छा खासा शुगर है कि नहीं? अब अंगूर के जूस में हम ऊपर से ईस्ट डालते हैं। क्या डालते हैं? ईस्ट। क्योंकि ये वाला प्रोसेस कौन शो करता है? बिना ईस्ट के तो संभव ही नहीं है। ईस्ट एक फंगस होता है जो कि आटे के माफिक होता है। तो हम क्या करते हैं, अंगूर के जूस में ये डालते हैं और पूरा अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि हर एक सैंपल इस पूरे अंगूर के जूस में हर पॉइंट पर कौन पहुंच जाए? ईस्ट पहुंच जाए। और जैसे ही हो जाता है इसको हम पूरा बंद कर देते हैं, और ऊपर से पूरा टेम्परेचर सब कुछ रेगुलेट, टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ रेगुलेट करते हैं। अब हमने क्योंकि पूरा बंद कर दिया, एयर टाइट कर दिया, यानी बाहर से एयर अब अंदर जा नहीं सकती, तो अब जितना भी अंदर शुगर प्रेजेंट होगा, एयर ना होने की वजह से वो पहले टूटेगा पायरुविक एसिड में, फिर टूटेगा अल्कोहल में। यानी थोड़े ही टाइम बाद जितना आपने शुगर भरा था इस टैंक में, वो सारा शुगर दारू में बदल चुका होगा। फिर यहां से उसे निकाला जाता है, उसे साफ किया जाता है, फिर मार्केट में उसे बेचा जाता है। सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू ही अल्कोहल रेडी करी जाती है। ठीक है, इसको आप भी घर पे रेडी कर सकते हो, लेकिन जब बेचोगे तो आधा हिस्सा मेरा, आधा हिस्सा तुम्हारा। मैं इस डील ऐसे थोड़ी आइडिया दे रहा हूं तो कुछ तो हो। अगला सुनो, हमारा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। भाई ये हम लोगों में होता है। क्या होता है, हम कभी कभी अपनी बॉडी को शॉक दे देते हैं। जैसे मान के चलो तुम डेली घर से यहाँ आ रहे हो, तो तुम्हारा डेली का जो दिनचर्या है उसके हिसाब से तुम अपनी बॉडी से डेली, लेट सपोज मान लेते हैं कि आपका डेली का जो दिनचर्या के हिसाब से आपकी बॉडी आपसे डेली 1000 ऑक्सीजन की डिमांड रखती है। कितनी? 1000। डेली आप इतना ही काम कर रहे हो, तो बॉडी को पता है सुबह से लेकर शाम तक इतना ही काम करेगा, 1000 ऑक्सीजन चाहिए। तो उस ऑक्सीजन के हिसाब से फिर आपका हार्ट रेट, आपका ब्रीदिंग रेट, आपका बीपी, ये सब डिसाइड होता है। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए एकदम से क्या हुआ, आज एकदम से आप भाग गए, यहाँ से भागे 4 किलोमीटर भाग लिए। जब 4 किलोमीटर भागोगे तो ऑक्सीजन नॉर्मल डे से ज़्यादा चाहिए नहीं चाहिए? अब आपने क्या बोला, आप भागे, आपने बोला बॉडी से कि भाई मेरे को 10,000 ऑक्सीजन चाहिए। बॉडी बोलेगा वो पागल, हमने अपने सर से लेकर पाँव तक का हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर सब कुछ
1000 के हिसाब से सेट कर रखा था, तूने एकदम से 10,000 मांग ली, मैं कैसे दे दूं? लेकिन बॉडी उस समय प्रयास करती है आपको 10,000 सप्लाई करने का। बॉडी कैसे करेगी? हार्ट बीट फास्ट करेगी पहले। क्या हार्ट बीट फास्ट करो? क्यों? ज्यादा ऑक्सीजन मतलब ज्यादा हार्ट बीट, और ज्यादा हार्ट बीट ज्यादा ब्लड प्रेशर, ज्यादा ब्रीदिंग रेट। ये सब बॉडी क्यों कर रही है? क्योंकि आपको उस समय ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। बॉडी कोशिश कर रही है आपको वो ऑक्सीजन देने की। लेकिन मान लेते बॉडी ने 10,000 में से आपको 9,000 सप्लाई कर दी, लेकिन 1000 सप्लाई नहीं कर पाई, तो कमी रह गई ऑक्सीजन की। तो जिन मसल्स में ऑक्सीजन नहीं जा पाती, मान लीजिए कि जो थाई मसल्स है, ठीक है, थाई मसल्स में लेट सपोज 10,000 हमें चाहिए थी ऑक्सीजन, लेकिन कितनी मिली? सिर्फ 9,000 मिली। तो जो यहां पर 1000 नहीं मिली, तो जिन मसल्स को यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिली, सुनो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो ग्लूकोज जो था 6 कार्बन का, 3 में तो तोड़ेंगे पायरुविक एसिड में। अब वो पायरुविक एसिड से अगर ऑक्सीजन दे देते तो CO2, H2 और 38 ATP भी बनती, बट क्योंकि ऑक्सीजन नहीं दी तो ये बना देगा लैक्टिक एसिड। यानी मसल्स में क्या बनेगा? मसल्स में लैक्टिक एसिड। और मसल्स में लैक्टिक एसिड जब बनता है तो मसल में दर्द होता है बहुत ज्यादा, और जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा उतना ज्यादा मसल में पेन आना शुरू होगा। तो जब हम कई बार बहुत लंबे टाइम में रनिंग करते हैं तो उसका पेन होने का कारण क्या है? उस समय आपकी बॉडी को मालूम नहीं था कि इतना भागने वाले हो, तो बॉडी ने आपको पूरी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाई, ठीक है। तो जब आपको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी मसल्स में, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो आपका पायरुविक एसिड है, जो CO2 और वाटर में टूटना चाहिए था, वो टूटता किसमें? लैक्टिक एसिड में, और इससे आपको पेन फील होता है। अब आप अगले दिन भी सेम भागे, फिर और भागे, 10 दिन भागते रहे, बॉडी ने फिर से याद कर लिया, अब ये 10,000 मांगता डेली। बॉडी ने क्या किया? 10,000। अब बॉडी आपकी हार्ट बीट, आपका ब्रीदिंग रेट सब किसके अकॉर्डिंग सेट करेगी? 10,000 के अकॉर्डिंग सेट करेगी। तब जब आप 10,000 भागोगे तो आपको थकान होगी नहीं, ना आपको पेन, हाँ कि ना? अब एक दिन आप भाग लिए 4 की जगह 10 किलोमीटर, उस दिन बॉडी को चाहिए थे 30,000 ऑक्सीजन। बॉडी ने क्या बोला? हमने जो अपने आपको सेट कैसे किया है? 10,000 के अकॉर्डिंग। आपने कितना मांग लिया? 30,000। मान लो 25,000 सप्लाई कर दिया, 5,000 नहीं कर पाई, हाँ कि ना? अब 5,000 आपको नहीं मिला, अब बॉडी क्या बोलेगी? अब बिना ऑक्सीजन के क्या होगा? फिर से लैक्टिक एसिड बनेगा, फिर से पेन स्टार्ट होगा। लेकिन फिर आप 30,000 डेली मांग रहे हो तो बॉडी फिर से याद कर लेगी, अब ये 30,000 मांग रहा है। अब आपकी बॉडी, आपका हार्ट बीट, आपका हर चीज 30 के अकॉर्डिंग सेट करेगी। अब आप 30 पे भागो, आपको पेन नहीं होगा। यानी जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते रहते हो, अपनी ट्रेनिंग डिफिकल्ट करते रहते हो, आपकी बॉडी उसके हिसाब से सेट होती रहती है। अब सोचो, एक पर्सन जिसकी बॉडी डेली 30,000 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रख रही है, उतना भाग रहा है, मेरी 5,000 वाली, दोनों को बोला जाएगा माउंटेन पे चढ़ना है, तो माउंटेन पे चढ़ने के लिए चाहिए ज़्यादा ऑक्सीजन। कौन जल्दी थकेगा? मैं, मेरे पास मेरी बॉडी की हैबिचुअल नहीं है, उसकी थोड़ी हार्ट बीट कम बढ़ेगी, मेरी हार्ट बीट थोड़ी ज़्यादा। इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिस और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो करोगे तभी आपकी बॉडी की एक बढ़ती है।